डियर इलेक्ट्रिकल लवर्स, हाउ आर यू ऑल। सर्किट थ्योरी के सीरीज 3 में आप सबका फिर से स्वागत है। और सर्किट एनालिसिस के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हमें हेल्प करेगा ऐसे सर्किट को एनालाइज करने में जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे सिंपली इंडक्टेंस भी कहा जाता है, उसके साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि हम सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज़ इंडक्टेंस के कोर कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, जहाँ हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस को भी समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने कंडक्टिंग मटेरियल को ड्रॉ किया हुआ है। एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है, जिसके थ्रू आई करंट इसी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ दिस करंट, इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि इसके चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में, मैंने जो दिखा रखा है ग्रीन कलर्स में, सर्कुलर डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हो रहे हैं, जिसके स्ट्रेंथ को मैंने फाई से डिनोट किया है। और सिंपली दिस फाई जो डेवलप हो रहा है, जो फाई, ये इसी आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। और इस हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाया जाता है तो एक इक्वालिटी का साइन आता है, तो फाई बिकम्स इक्वल टू आई बट विथ सर्टेन कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, एक कांस्टेंट का टर्म आता है, ये कांस्टेंट का टर्म कहलाता है इंडक्टेंस। इस कंडक्टिंग मटेरियल का इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है ये। इंडक्टेंस इसका एक वैल्यू होगा इंडक्टेंस। ठीक है, कितना करंट फ्लो कराने से कितना फ्लक्स जनरेट हुआ, कितना वेवर का फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली, तो उससे यहाँ पे एल दैट इज इंडक्टेंस की वैल्यू पता चल जाती है। तो ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसे इंडक्टेंस क्यों कहा गया? क्योंकि सिंपली ये मैग्नेटिक इंडक्शन कर रहा है, इसमें मैग्नेटिज्म का इंडक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जा रहे हैं, इसलिए इसको फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई कहते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, एल को इंडक्टेंस कहा जाता है और इसकी यूनिट हेनरी होती है। ये हम फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो बहुत एलिमेंट्री बातें हैं, बट यहाँ पे डायरेक्शन की बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम जब एनालिसिस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का, समझेंगे, सर्किट एनालिसिस करेंगे, तो डायरेक्शन को कैसे समझना होगा, डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो राइट हैंड थंब रूल की यहाँ पे बात होने वाली है। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर हमारा राइट हैंड का जो थंब है वो फेसिंग अपवर्ड्स है, जैसे थम्स अप का जो सिंबल होता है उसको अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो राइट हैंड का हमारा जो थंब है अगर फेसिंग अपवर्ड्स है, तो बाकी के चारों उंगलियां जब सर्कुलरली मुड़ी रहती है, वो डिनोट करती है मेरे मैग्नेटिक लाइंस के डायरेक्शन को। ऑब्वियसली सर्कुलर होगा, हम जानते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म दैट मैग्नेटिक लाइंस आर ए क्लोज्ड पाथ। तो ये सर्कुलर, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में आपको इसको डायरेक्शन को दिखाऊंगा, क्लोज्ड पाथ सर्कुलर ही दिखाऊंगा मैं इसे, मुझे इसे सर्कुलर दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली में ये सर्कुलरली होती हैं, बट एसेंस को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया, अगर मेरा ये करंट अपवर्ड्स है, अगर मेरा करंट इस तरह से फ्लोइंग अपवर्ड्स है, ठीक है, यानी कि थंब के हिसाब से सोचे, तो बाकी की चार उंगलियां ऑब्वियसली मेरी इसी तरह से मुड़ी रहती है ना। अगर यही चीज़ वाइस वर्सा कर दूँ, समझिएगा, अगर मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट को दिखा दूँ, अगर मेरा ये करंट का डायरेक्शन होता तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाता है, इसके उल्टा। तो इस तरह से मेरे सर्कुलरली, इस तरह से मेरे सर्कुलरली, ठीक है, कुछ इस तरह से मुड़े रहते हैं मेरे। अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सेंस से सोचें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर तो ये क्लॉकवाइज है, बट एनीवे ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है। अगर मेरा करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये भी ऑपोजिट हो जा रहा है। तो ये तो डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाने की बात हो गई, बट इन एनी सेंस अगर एक शब्द में कहा जाए तो जो मेरा करंट का डायरेक्शन होता है उसके साथ ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा करंट का डायरेक्शन इस तरह से वर्टिकली है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड डजंट मैटर, तो इस तरह से मेरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से होंगे। ठीक है, अगर मेरा करंट का डायरेक्शन ये है, यानी कि सपोज अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रहा है। और अगर मेरा करंट का डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रहा है ना। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अपवर्ड होने से इधर जा रहा है और डाउनवर्ड से जैसे भी जाए, द एसेंस इज दैट, द जिस्ट इज दैट, द समरी इज दैट, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसको और विजुलाइज करने के लिए मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखिए, ये जो ऑब्वियसली आपका जो पिंक कलर का जो आपका एरो दिख रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक, ये आपका करंट का डायरेक्शन है इसी तरह से, ठीक है।
और ये जो ग्रीन कलर का सर्कुलर डिस्क की तरह दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर बना हुआ है, यानी कि इसका प्लेन ऑफ द डिस्क अगर हम लेके चले और इसके लाइन को लेके चले तो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे एक एसेंस ये है कि जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है और जो मेरा करंट का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। बेसिकली मुझे ऐसे लिखना चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है, I इज परपेंडिकुलर विथ फाई, रादर आई शुड सेड फाई इज परपेंडिकुलर टू I। ये दिमाग में आपको रख लेना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब परपेंडिकुलर में भी सर्कुलर है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है ना, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो एंटी क्लॉकवाइज होने के टर्म्स क्या है, क्लॉकवाइज होने के टर्म्स क्या है वो भी समझ गए आप। बट द जिस्ट इज दैट द फ्लो ऑफ current will result a flux which will be in perpendicular to its direction, ठीक है। बेसिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से कन्विंस करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ डिस्क जो है इसके साथ किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। अगले इस डायरेक्शन को और ज़्यादा समझने के लिए और इस बात को भी समझना हमें कि किस तरह से हम अगर डायरेक्शन को क्वाइलिंग कर दे, अगर मैं अपने यहाँ पे मेरा स्ट्रेट लाइन के रूप में एक कंडक्टर था, अगर मैं इसको क्वाइलिंग कर दूँ तो किस तरह से डायरेक्शन यहाँ पे किस तरह से बदलेगा या किस तरह से डायरेक्शन वहाँ से समझ में आएगा वो देखने वाले हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से रखिएगा बात कि हेयर इन दिस डायग्राम माई करेंट कंडक्टिंग वायर इज ए स्ट्रेट लाइन। सो हेलिकली या क्वाइल के शेप में या सर्कुलर शेप में मेरे फ्लक्स बन रहे हैं। अगर मैं क्या करूँ, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँ जिसमें कि मैं अपने कंडक्टर को ही हेलिकल बना दूँ तो मेरा फ्लक्स कैसे बनेगा, उसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो ऑब्वियसली कैसे बनेगा देखेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक ब्लू कलर का जो एक अंदर में मटेरियल लिया वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो अच्छा परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है। परमिएबिलिटी क्या होता है, जो फ्लक्स बनेंगे मेरे जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करेगा। तो ये मेरा एक हाई परमिएबिलिटी मटेरियल है, हाई परमिएबिलिटी मटेरियल है। इससे क्या होगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फाई बनेगा, स्ट्रॉन्ग फाई बनेगा, बस इसका ये हेल्प करेगा उसमें। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। माई कंडक्टिंग वायर इज कमिंग लाइक दिस, बट यहाँ से वो क्या कर रहा है, टर्न्स ले रहा है, यहाँ पे वो सर्कुलरली मुड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ लपेटा हुआ है, रोलिंग किया हुआ है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको बात कि इसके चारों तरफ ये लपेटा हुआ है, रोलिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रोलिंग किया हुआ है, इसके पीछे से गया फिर ऊपर से आया, पीछे से गया ऊपर से आया, इस तरह से रोलिंग किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे बस इतना समझने की कोशिश करिए कि इतने पार्ट को सिर्फ आप फोकस करिए। अगर इतने पार्ट को फोकस करेंगे तो यहाँ पे इस माइन्यूट पार्ट पे मेरा करंट स्ट्रेट लाइन में इस तरह से फ्लो हो रहा है ना, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। यहाँ भी अगर देखें तो करंट मेरा इस तरह से फ्लो हो रहा है, सब जगह करंट मेरा इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो करंट मेरा इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा फाई डेवलप होगा, राइट। इसके परपेंडिकुलर में तो इस डायरेक्शन में मेरा फाई डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में मेरा फाई डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में मेरा फाई डेवलप होगा, इस तरह से मेरे फाई डेवलप हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल फाइज में डेवलप कर पा रहा हूँ, मल्टीपल फाइज डेवलप कर पा रहा हूँ। और चूंकि अंदर में क्या लगा है, एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ है, हाई परमिएबिलिटी मटेरियल लगा, तो ये सारे फाई आपस में जुड़ जाएंगे। तो मेरे कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 फाइव्स में बना पाया, यानी कि मेरे नंबर ऑफ टर्न्स जितने थे उतने 5 बना पाया। 1 टर्न 2 टर्न्स 3 टर्न्स 4 टर्न्स 5, जितना अगर हम इस तरह से मल्टीपल टर्न्स बना दूँ, करंट मेरा इधर से आया स्ट्रेट, बट आगे जाके टर्न्स बना दी मैंने, वायर के टर्निंग बना दी, बहुत सारे मल्टीपल टर्न्स, सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उतना नंबर ऑफ टर्न्स उतने फाई बनाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n देन इफेक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स n इंटू फाई। सो इससे क्या कर पा रहा हूँ मैं, एक स्ट्रेट लाइन का फाई कम था तो इंडक्टेंस वैल्यू कम रही होगी। इसका मतलब अगर मैं उसको टर्न्स बना दूँ, इस तरह से हेलिकल बना दूँ, तो उसका L मेरा क्या बढ़ जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ मटेरियल विच हैज गोट an appreciable value of inductance which is creating appreciable number of phi's, appreciable strength of flux, तो ऐसे मटेरियल को हम इंडक्टर कहते हैं, क्योंकि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली इसका अरेंजमेंट ऐसा किया गया है, ठीक है, कि वो एक हेल्दी वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक रॉबस्ट वैल्यू ऑफ वो इंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे मटेरियल को हम इंडक्टर कहते हैं, सच मटेरियल आर कॉल्ड इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो आपको ये मटेरियल दिख रहा है, दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड इंडक्टर। तो ऑलरेडी आप जानते हैं, बट फिजिकल सिग्निफिकेंस मुझे लगता है आज आपको बेटर समझ में आया होगा इसका, कि इंडक्टेंस तो इसकी प्रॉपर्टी है,
सच एलिमेंट इज कॉल्ड इंडक्टर, सच एलिमेंट इज कॉल्ड इंडक्टर। तो इंडक्टर की खासियत क्या होती है, स्पेशली डिजाइन किया गया रहता है, इट इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस के लिए ये जो कॉइलिंग वाला अरेंजमेंट है ये हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है, आई होप इट इज वेरी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यहाँ पे विजुलाइज कराने की कोशिश की है। तो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा, लेकिन अगर इस तरह से आपका जा रहा तो फाई का डायरेक्शन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ डिसाइड हो रहा। तो यहाँ से मैं फाई के डायरेक्शन को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फाई का डायरेक्शन ओवरऑल यही है आपका। सो करंट का डायरेक्शन ये था, लेकिन आगे जाके चूंकि करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया इस तरह से, आगे जाके फिर इसी तरह से है, तो आई इधर है, आई का डायरेक्शन ये है, तो फाई का डायरेक्शन भी यही है, क्योंकि आगे जाके क्वाइलिंग हुई है और क्वाइलिंग के डायरेक्शन के हिसाब से इसके फाई का डायरेक्शन भी डिसाइड हो रहा है। अब क्वाइलिंग के डायरेक्शन के हिसाब से फाई का डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकता, डाउनवर्ड भी हो सकता था, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे आगे जाके, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये क्वाइलिंग का जो डायरेक्शन है, यानी कि क्वाइलिंग का डायरेक्शन में अलग तरीके से कर देता तो फाई का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो सकता था। वी विल सी दैट लेटर, बट बिफोर दैट फैराडेज लॉ को समझेंगे। यहाँ पे फैराडेज लॉ के हेल्प से, मदद से हम एक बार इंडक्टेंस एंड देन हम लोग फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी देखने की कोशिश करेंगे अगले साइड में। तो देखिए ये मैंने एक यहाँ पे इंडक्टर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, आई हैव ड्रॉन एन इंडक्टर, ठीक है। और ये इसका क्वाइलिंग किया हुआ है, इस तरह से ये क्वाइलिंग किया हुआ, तो इस क्वाइलिंग की वजह से मेरा फाई ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, ठीक है। फाई इसमें डेवलप होने वाला, अगर इस डायरेक्शन से मेरा करंट आएगा तो फाई इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, ये आप कन्विंस हो चुके हैं आई होप, ठीक है। यहाँ तक आपका ये बात है क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, इसमें फाई डेवलप हो उसके लिए मुझे इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराने के लिए मुझे एक एसी सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एसी सोर्स, तो दिस इज एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया मैंने। जैसे एसी सोर्स कनेक्ट करूंगा, सिंपली इट इज अ कंडक्टर, पहले तो एक कंडक्टर है, बाद में एक इंडक्टर बनाना, पहले कंडक्टर है, तो सिंपली इसमें आई करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इस डायरेक्शन से करंट इसमें एंट्री करेगी। जब इसमें करंट एंट्री तो करेगी, लेकिन आगे जाके उसी डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेगी, ये सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी करंट का डायरेक्शन कुछ सर्कुलर हो जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन सर्कुलर होगा तो फ्लक्स इसमें परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में इवॉल्व होगा, है ना, हम जानते हैं ये चीज़, हम समझ चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी समझ चुके हैं, पहले स्लाइड से हमने समझ लिया। तो यहाँ पे करंट कुछ कहीं ना कहीं मेरा सर्कुलर पाथ में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मेरे इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये सर्कुलर डायरेक्शन है तो उसी के डायरेक्शन में मेरा उसी हिसाब से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है एक्चुअली उसके हिसाब से, बट यहाँ पे इस वायर के डायरेक्शन के सेंस में देखें तो उसी डायरेक्शन में फाई मेरा इवॉल्व हो गया, फाई मेरा इवॉल्व हो गया। यहाँ तक तो मैंने रिपीट किया बातों को कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो कराया, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट ऑब्वियसली, तो मेरा फाई का इंडक्शन हो गया, फाई का इंडक्शन यहाँ से हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, यहाँ से फैराडे लॉ अब स्टार्ट होता है। नाउ आई एम गोइंग टू इन्वॉल्व फैराडेज लॉ, यहाँ से फैराडे लॉ का इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है। फैराडे अब क्या कहता है सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें वो बताता है। मैं थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ऑलरेडी करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था, फाइव में ऐसे इंड्यूस हुआ है, ठीक है। आई होप दिस इज कन्विंस्ड। नाउ व्हाट डज द फैराडे से, फैराडे कहता है कि अगर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या सबसे पहले तो ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इफ चेंजेज, इफ, ठीक है, इफ चेंजेज, ठीक है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सम कंडक्टिंग मटेरियल, ऑब्वियसली कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके साथ यहाँ पे फ्लक्स लिंक हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि अल्टरनेटिंग है, चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग है, अगर फ्लक्स, इफ फ्लक्स चेंजेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस बात को, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड। पूरी लाइन ये कहता है कि इफ फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कंडक्टर इज चेंजिंग, इज अल्टरनेटिंग, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। उस बात को शॉर्ट में लिख दिया कि अगर इस, देखो ये मटेरियल है एक, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इन्वॉल्व है, हालांकि हर जगह मैग्नेटिक फ्लक्स इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे हेलिकली बना हुआ है, एन टाइम्स अगर टर्न्स है तो एन टाइम्स का फ्लक्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग फ्लक्स है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और यही मेरा इंडक्टर है, इसलिए इसी की बात अब करूँगा। तो इस एरिया में जो फ्लक्स लिंक्ड है, ऑल्दो फैराडे कहता है कि कहीं भी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से कोई फ्लक्स लिंक है, और अगर वो फ्लक्स चेंज होता है, इफ दैट फ्लक्स चेंजेज देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है। और ये जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये जो ईएमएफ, दूसरा बात ये कहता है वो, हालांकि दो पार्ट में बताया था, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। दूसरा बात कहता है
कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इज ऑब्वियसली काइंड ऑफ वोल्टेज, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो इक्वल होगा किसके, जितना ज़्यादा रेट होगा इसके चेंज का, यानी जितना फास्ट चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा। तो उसका डेफिनेशन है ईएमएफ इज इक्वल टू टाइम से मतलब है स्पीड का, फास्टनेस का, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। इस फ्लक्स के चेंज होने का जो टाइम रेट है, टाइम रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, यानी कितना फास्ट चेंज हो रहा है, उससे डिसाइड होता है ईएमएफ। तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, देखिए इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स डेवलप हुआ है और वो फ्लक्स चेंजिंग है। क्यों ये फ्लक्स चेंजिंग है? दिस फ्लक्स इज चेंजिंग बिकॉज दिस आई इज चेंजिंग। व्हाई दिस आई चेंजिंग? बिकॉज मेरा सोर्स अल्टरनेटिंग सोर्स है, एसी सोर्स है, सिंपल। तो यहाँ पे ईएमएफ जो एक तरह का वोल्टेज ही होता है, इसलिए वी ईएमएफ लिखूंगा मैं। यहाँ पे एक पोटेंशियल का क्या हुआ, इंडक्शन हुआ, ये इंडक्शन हुआ, यही इंडक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है इसको इंडक्टर का नाम बनाने का। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग की वजह से, रेट ऑफ चेंजिंग की वजह से, स्पीड जितना था चेंज होने का, फास्ट जितना था चेंज होने का, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो देखिए ईएमएफ इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। इसको मैं कंक्लूजन में कैसे लिखूंगा देखिएगा, ठीक है, इसको मैं लिखने वाला हूं, लेट मी राइट, टेक दिस कलर, सम अदर कलर। वी ईएमएफ जो मेरा इंड्यूस हुआ वो टाइम रेट ऑफ चेंज यानी डी फाई बाई डी टी है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, वही तो है डी फाई बाई डी टी। इफ यू आर गुड एट मैथ्स आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, कोई कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है एन फाई, फाई की जगह एन फाई लिखा रहेगा, तो फाई की जगह एन फाई लिखा रहेगा, तो फाई तो मेरा अल्टरनेटिंग है, तो फाई तो मेरा यहाँ पे आएगा, लेकिन एन में आगे लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट दिस एन हेयर, नाउ समटाइम्स एन को इक्वल टू 1 मान के एन को हटा भी सकते हैं हम, ठीक है, तो एन को 1 मान के हटा भी सकते हैं, बट इन जनरल ये सही है, ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा कंक्लूजन यहाँ से निकला, ये है मेरा फैराडे का लॉ की वजह से कहीं ना कहीं इंडक्शन जो हो रहा है, ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा है, इस इंडक्टेंस है ना, इस इंडक्शन को समझ लेना है, इस इंडक्शन को हमें जरूर यहाँ से समझ लेना है सबसे पहले। तो अब हमने फाई की वैल्यू क्या लिखी थी, ये वाला लिखा था फाई इज इक्वल टू एल आई, तो हम यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ देखिएगा यहाँ से, वी ई एम एफ इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी है मेरा, इसको लिख सकते हैं एन इंटू डी एल इंटू आई, फाई की जगह पे मैंने लिख दिया एल इंटू आई, है ना, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई डी टी। तो वी ई एम एफ जो मेरा आया वो आया एन इंटू एल भी यहाँ लिख सकते हो, फिर डी आई बाई डी टी, क्योंकि एल भी मेरा एक तरह से फिक्स है, उस प्रॉपर्टी उस मटेरियल की, एक बार मैंने हेलिकल शेप में बना दिया कोई कॉइल तो उसका एक एल कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है, तो इसलिए एल को एज कांस्टेंट मान रहा हूँ। आई मेरा अल्टरनेटिंग है, इसलिए आई को मैं एज ए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हूँ, वेरिएबल क्वांटिटी लिखा हूँ। सो फाइनली एन को अगर आप 1 मान के चले तो आप फाइनली ऐसे लिख सकते हो वी ई एम एफ इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जब भी किसी कॉइल से, जब भी किसी इंडक्टर से अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा तो अल्टरनेटिंग फाई डेवलप होगा, और फैराडे लॉ के हिसाब से ये अल्टरनेट फाई एक वी ई एम एफ को जनरेट करेगा, और यही कहलाता इंडक्शन, और इसकी जिसकी वजह से हुआ वह इंडक्टेंस, एल इज इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक कॉइल था, उसको कनेक्ट किया और यहाँ पे मेरे ईएमएफ का इंडक्शन हो गया। अगर मान लो यहाँ पे कोई अगल बगल में कोई दूसरा कॉइल रखा होता तो क्या उसमें, जो कि आइसोलेटेड है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो मैं यहाँ पे एक कॉइल मान लो, सपोज आई एम ड्रॉइंग ए कॉइल हेयर, लेट मी टेक दिस रेड कलर एक ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एक कॉइल लिया और इस तरह से यहाँ पे रख दिया। इस कॉइल में, इस कॉइल को इसके साथ कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं दिया, ऑल दो मैंने इसके एरिया में रखा सो दैट इसका जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वहाँ पे पहुँच सके, मैग्नेटिक फ्लक्स पहुँच सके, बस उतना इसके प्रॉक्सिमिटी में, इतना नियरनेस में रख दिया, लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं दिया, ठीक है। तो क्या ये फ्लक्स यहाँ तक नहीं पहुँचता? यस, ये फ्लक्स ऑफ लाइन्स तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, हमें पता है, भले स्ट्रॉन्ग ना हो उतना, लेकिन पहुँचेगा जरूर, भले वीक लाइन्स पहुँचेंगे लेकिन पहुँचेंगे। तो फैराडे लॉ क्या यहाँ अप्लाई नहीं होगा? यस, यहाँ भी अप्लाई होता। तो ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स थे मेरे, ये जो मेरे लाइन्स ऑफ फोर्स थे, ये वाले यहाँ भी पहुँचते, ठीक है, लेट मी टेक दिस,
ये वाले जो मेरे लाइन्स ऑफ फोर्स थे यहाँ तक भी पहुँचते, यहाँ तक पहुँचते, तो इसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस कराते, इसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस करा देते, यस करा दे। और ये अगर ऐसा होता तो इसकी वजह से दूसरे मटेरियल में हुआ है, इसकी वजह से दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल में हुआ, इसलिए इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सी इन द बेटर एक्सप्लेन करेंगे इस बात को, बेटर विजुलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सी हियर, यहाँ पे मैंने क्या किया है देखिए, इस डायग्राम में आपको समझ में आ चुका होगा अब तक बहुत सारी बातें, कि यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल है और उसके साथ एसी का सोर्स मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ, तो ऑब्वियसली इसमें एसी का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, आई करंट, और उसकी वजह से इसमें फाई बनेगा, फिर इसमें ईएमएफ बनेगा, सब कुछ ठीक है। बट दूसरा कॉइल भी एक बगल में रखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई हमने सोर्स कनेक्ट नहीं किया, कोई भी अल्टरनेटिंग सोर्स है, कोई एक्टिव सोर्स कनेक्ट नहीं किया, लेकिन एक जी नाम का एक एलिमेंट लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर है, बस ये कुछ सेंस का काम करेगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ सेंसेस करेगा, इसका कोई रोल, एक्टिव रोल नहीं है। विल सी व्हाट इज एक्चुअली गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल इट डू, मैं बाद में बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ समझ लीजिए कि आइडल रखा हुआ है, इसको निष्क्रिय अवस्था में रखा हुआ है, इसमें कोई एक्टिव सोर्स नहीं है, कोई इसमें एनर्जी नहीं दिया गया है, फिर भी इसमें ईएमएफ को हम सेंस करेंगे। कैसे ईएमएफ को सेंस करेंगे, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, इधर से होगा। तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग हियर। जैसे ही इसमें वोल्टेज सप्लाई शुरू हो जाता है, इसमें आई करंट विच इज अल्टरनेटिंग करंट डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे हेलिकल शेप में बना हुआ है चूंकि करंट मेरा, तो इसके इस डायरेक्शन में मेरा फाई फ्लो करना शुरू हो जाएगा, फाई फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस फाई को फाई 1 नाम देख देते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉइल में ये डेवलपमेंट हुआ है, तो फर्स्ट कॉइल के लिए फाई 1 इसका नाम रख दिया। ठीक है, एज पर फैराडेज लॉ, इस फाई 1 के वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये फाई ऑब्वियसली दिस करंट इज अल्टरनेटिंग, सो दिस फाई इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग, सो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस ईएमएफ को डायरेक्ट नाम ही दे देते हैं V1। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं V1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉइल में, इसलिए इसका नाम दे देते हैं V1। तो यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं V1, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये V1 क्या है, ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो ब्रैकेट में ईएमएफ लिख देते हैं। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं मैथमेटिक्स करूँ तो यहाँ ये वाले फार्मूलाज को यूज करूँ मैं अगर सिंपली, अच्छा हाँ, यह एक स्पेसिफिक कॉइल है, तो इसका अपना एक इंडक्टेंस भी होगा, इसको इंडक्टेंस को L मान लेते हैं। ठीक है, इसके इंडक्टेंस को सिंपली L मान लेते हैं। तो इस V1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपली V1 विल बी गिवन बाई L इंटू di/dt, एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल था यहाँ तक, है ना, ये चीज होगा इसमें। अब इसमें ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, रिपीट था, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वही सारी बातें रिपीट की। लेकिन अब देखिए क्या होगा, चूंकि ये फाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स से इसमें जो डेवलप हुआ वो ऐसा तो नहीं यहीं तक रहेगा, आगे भी जाएगा, भले वीक हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, थोड़ा यहाँ जाके थोड़ा सा वीक हो जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ये अल्टरनेटिंग फाई है, तो यहाँ भी तो अल्टरनेटिंग फाई पहुंचेगा। यहाँ पे जो फाई पहुंचा उसका स्ट्रेंथ को फाई 2 मान लेते हैं, यहाँ पे फाई 1 है इसका स्ट्रेंथ, यहाँ पे फाई 2 इसका स्ट्रेंथ, लेकिन पहुंचेगा जरूर, कॉइल 2 में भी पहुंचेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है, ये भी फाई अल्टरनेटिंग होगा, ऑब्वियसली ये फाई है तो ये भी फाई अल्टरनेटिंग होगा, तो इसमें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसका नाम रख देते हैं V2, दिस इज ऑल्सो ईएमएफ। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द करेंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल, EMF is getting induced in the second coil as well. सेकेंड कॉइल में भी EMF इंड्यूस हो रहा है, ऑल दो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। मैग्नेटिकली भले आपस में एरिया में होंगे, थोड़ा अगर मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ लगा दिया जाए तो और स्ट्रांग हो जाएगा, अलग बात है, बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन होते हुए भी आपका यहाँ पे EMF इंड्यूस हो गया। दिस EMF इज गेटिंग इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस करेंट। हाउ, बिकॉज ये करेंट यहाँ फाई बनाया, ये फाई यहाँ पहुँचा, क्योंकि फाई को पहुँचने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, बस एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट चाहिए। एयर भी होगा तो भी चलेगा, वैक्यूम होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई अलग से मीडियम, इलेक्ट्रिकल मीडियम तो एटलीस्ट नहीं चाहिए। तो ये फाई यहाँ पहुँच गया, और वो फाई फिर ठीक है यहाँ पे EMF इंड्यूस किया, एज पर दी फैराडे लॉ वाला बात हम यहाँ लागू कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से इसमें करंट फ्लो हुआ, ये करंट यहाँ पे फाई डेवलप किया और इसमें भी EMF इंड्यूस कर दिया, यहाँ तक तो बढ़िया था, लेकिन यही फाई यहाँ भी EMF इंड्यूस कर दिया है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्योंकि ये इस दूसरे में कर रहा। अगर इसमें कोई पावर सप्लाई लगा होता तो इसकी वजह से इसमें भी होता, इसलिए इसकी वजह से इसमें होना और इसकी वजह से इसमें होना, एक दूसरे के लिए होना, परस्पर होना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। तो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे V2 डेवलप होगा। अब इस V2 को कैसे लिखेंगे, देखिए, दिस V2 विल बी एक्चुअली गिवन बाई
ये भी इसी करंट की वजह से, तो इसका भी डी होगा, इसका भी डी लिखेंगे। लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि ये जो डी है, इस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ओरिजिनली किसी फाई की वजह से रहा होगा। तो यहाँ पे मैं पहले फाई की, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, अगर इस करंट की वजह से है तो इसका इंडक्टेंस इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन इस करंट की वजह से इस कॉइल में हुआ तो इसका इंडक्टेंस इन्वॉल्व होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इंडक्टेंस तब इन्वॉल्व होता है जब इसका खुद का करंट होता है। इसका इंडक्टेंस हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका खुद का करंट नहीं है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। बस पहले आप इस बात को समझें कि यहाँ पे जो फाई डेवलप हुआ, दैट इज फाई 1, वो डेवलप हुआ है इसके खुद के इंडक्टेंस और खुद के करंट की वजह से। बट यहाँ पे जो फाई डेवलप हुआ, इसको मैं स्पेसिफिक कलर ले लेता हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो फाई 2 डेवलप हुआ है वो कैसे डेवलप हुआ है? आई के वजह से तो हुआ है। तो आई के साथ ये जो फाई 2 है, ये आई के साथ प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन जब इक्वालिटी का साइन आएगा तो यहाँ पे एक अलग कांस्टेंट आएगा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस करंट ऑफ दिस कॉइल। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस एम को आप M12 भी लिख सकते हैं या M21 भी लिख सकते हैं, बराबर होगा, बायलेटरल होते हैं। कैसे, क्यों लिख रहा हूँ 12 मतलब बिकॉज ऑफ दिस वन इन द सेकेंड कॉइल, और बिकॉज ऑफ दिस और इन दिस कॉइल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कॉइल, इसलिए 12 या 21 ऐसे कैसे भी नाम लिख सकते हो। फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल की बात से ही हम 12 और 21 में लेके आ रहा हूँ। सो वो कॉन्स्टेंट यहाँ पे आएगा M, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे जो V1 था वो सिंपली इसके खुद के करंट और खुद के इंडक्टेंस की वजह से आया है। लेकिन यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हुआ है, यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हुआ है, ये इसके करंट की वजह से और इन दोनों के बीच के म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आया है। दिस इज व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रिलेट एवरीथिंग मैथमेटिकली एज वेल एज एनालिटिकली, ठीक है। ये रिलेट आप कर पा रहे होंगे, आई होप सो। तो जब खुद का करंट होता है तो उसमें जब EMF इंड्यूस हो तो खुद के इंडक्टेंस की वजह से होता है। लेकिन दूसरे के करंट की वजह से अगर मेरे अंदर EMF इंड्यूस हो जाए, अगर दूसरे कॉइल के करंट की वजह से मेरे अंदर अगर EMF इंड्यूस हो जाए तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। इसका खुद का करंट और खुद का इंडक्टेंस था, लेकिन यहाँ ना खुद का करंट था तो खुद का इंडक्टेंस नहीं इन्वॉल्व होगा, बल्कि इसका, अगर मान लीजिए हम, ये कोई बच्चा कहता है कि सर इसका इंडक्टेंस, ठीक है, सॉरी, इसका इंडक्टेंस, कोई कहता है सर इसका इंडक्टेंस की वजह से इसमें हुआ तो इसका इंडक्टेंस होना चाहिए। तो ना तो इसका इंडक्टेंस यूज होगा ना इसका इंडक्टेंस यूज होगा, बल्कि दोनों इंडक्टेंस है ना, दोनों इंडक्टेंस के म्यूचुअल प्रॉपर्टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगा। कहीं ना कहीं ये जो एम है वो दोनों इंडक्टेंस का एक रिलेशन बनाता है। विल सी दैट रिलेशन, बाद में हम देखेंगे उस रिलेशन को। लेकिन एज ऑफ नाउ समझ लीजिए कि the EMF induced in certain coil because of the current of the other coil happens because of mutual inductance। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक डेफिनेशन को भी समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे, बहुत सुंदर डेफिनेशन मैं यहाँ लिखने वाला हूँ आपको। इट विल बेटर क्लैरिफाई एवरीथिंग। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन? इंडक्शन की प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं और उस घटना को इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल, देखिए यहाँ पे समझ लेंगे एक बार डेफिनेशन को। डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन जो एक फेनोमेनन है, एक ऐसी घटना है जिसमें एक कॉइल में, किसी एक कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा है, जो कि इस कॉइल की हम बात कर लेते हैं, इस कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ है वो बिकॉज ऑफ द करंट, चेंज ऑफ करंट इन द अनदर कॉइल। इसमें जो EMF इंड्यूस हुआ इसके करंट के चेंज की वजह से हुआ है। लेकिन ये हुआ कब, क्यों हुआ? तब होगा जब इसका फ्लक्स इसमें लिंक हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं इसको इतना दूर रख दूं कि इसका फ्लक्स इसमें लिंक हो ही ना पाए, तब ऐसा नहीं होगा। तो फ्लक्स के लिंक होने की क्राइटेरिया फुलफिल करनी है कि इसका फ्लक्स इसके कॉइल के साथ लिंक होना चाहिए। तो ऐसे में इसमें EMF इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन दिस करंट, एंड दिस इज व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन is a phenomenon when a coil get, यहाँ पे कॉइल नंबर 2 में इंडक्शन हो रहा है, when a coil get induced EMF, when a coil gets induced EMF मिल रहा है इसको अक्रॉस इट, इसके अक्रॉस, ड्यू टू, अब ये हो क्यों रहा है? ड्यू टू
क्यों हो रहा, उसको मैं अलग कलम लिख देता हूँ, ड्यू टू। ये क्यों हो रहा, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल, दूसरे कॉइल में करंट के चेंज होने की रेट की वजह से किसी अलग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। और ऐसा क्यों ऐसा हो रहा, कंडीशन बता रहे हैं। ये तो इसका रीजन है, मतलब ये इसका वजह से हो रहा है, लेकिन ये कब होगा, ये रीजन भी कब कर पाएगा, जब वो एनवायरनमेंट देंगे। और वो एनवायरनमेंट मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, उस एनवायरनमेंट को ऐसे लिखेंगे सच दैट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन कॉइल gets linked with another coil। सिंपल, ये लिंकिंग होनी चाहिए, कंडीशन है, दिस इज ए कंडीशन, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में ये रीजन अगर मिले तो ये होगा। तो ये है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे कंक्लूजन में फिर से बता दूँ एक बात को कि हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो दूसरा वाला कॉइल था उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसको मैंने लिखा V2। वो जो V2 इंड्यूस हुआ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल का करंट मेरा I है, दूसरे में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था। तो ये जो करंट है इसके रेट ऑफ चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका खुद का कोई इंडक्टेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि जी का रोल क्या था। जी का रोल यही था कि जैसे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्लोज्ड पाथ है तो करंट फ्लो होगा, तो इस करंट के फ्लो को सेंस करेगा। ये एक मीटर है जिसमें मान लीजिए कि जीरो एम्पियर दिखा रहा था, सर्टेन एम्पियर का करंट फ्लो होने लगेगा तो वो दिखाएगा वो वैल्यू। तो गैल्वेनोमीटर जब हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे उस दौरान हमें पता चलेगा, कंफर्म हो जाएगा कि यस ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो फॉर दैट सेक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किया हुआ है। सो डोंट गेट कंफ्यूज व्हाट इज दिस जी और गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे अगले स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसी स्लाइड में एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने दो कॉइल लिया और फर्स्ट कॉइल में मैंने एक एसी सोर्स दिया तो इसमें करंट फ्लो हुआ, लेकिन दूसरे कॉइल में मैंने कोई एसी सोर्स नहीं कनेक्ट किया था। तो इसमें वन साइडेड इंडक्शन हमने देखा कि इसकी वजह से इसमें मेरा इंडक्शन हुआ। लेकिन अगर इसको भी कोई एसी सोर्स दे देता तो इसकी वजह से इसमें भी इंडक्शन होता। लेकिन अब वहाँ पे जब ये तो एक वन साइडेड था तो डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन इसकी वजह से इसमें जब इंडक्शन होगा और इसकी वजह से इसमें इंडक्शन होगा तो वो डायरेक्शन वहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा। तो वहाँ पे डायरेक्शन की बातें भी करेंगे। यहीं पे मैं आपको एक बात यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूँ कि स्पेस, ठीक है। ये वाला जो चीज़ हमने यहाँ पे देखा, सो व्हाट वी सॉ हेयर, यहाँ पे हमने ये देखा, लेट मी टेक दिस कलर, कि इसमें जो मैंने एसी सोर्स दिया तो उसकी वजह से कुछ इंडक्शन हुआ, उसको मैंने लिखा, ये ईएमएफ इंडक्शन हुआ है उसकी वजह से मैंने लिखा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी कुछ पोटेंशियल या वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता तो उसकी वजह से एक और ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता, तो उसको प्लस में कुछ लिखता, प्लस कुछ ऐड करता, या फिर डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होता तो माइनस लिखता। तो प्लस या माइनस के साथ एक और यहाँ पे आता एक टर्म ईएमएफ के इंडक्शन का, मतलब दो ईएमएफ इंडक्शन होते। कैसे, एक तो एक खुद का होता, एक दूसरे कॉइल की वजह से होता। तो वो जो दूसरे कॉइल की वजह से था वो एम फैक्टर के साथ आता, कुछ ऐसा आता। इमेजिनरी में आपको लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा ये बात, कुछ ऐसा होता, ठीक है। ओवरऑल जो वी आता मेरा टोटल, मतलब पहले कॉइल में जो टोटल ईएमएफ आता वो मैं लिख रहा हूँ। प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, हम वही डिस्कस करने वाले हैं, प्लस माइनस डायरेक्शन की बात करेंगे। बट एम आता क्योंकि इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस वही होता है, इसकी वजह से इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ और इसकी वजह से इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ बराबर हुआ, बराबर है इसलिए उसका नाम म्यूचुअल रखा गया एक्चुअली। तो एम आता और सपोज इसमें कुछ DI2 करंट फ्लो हो रहा होता, ऐसा कुछ टर्म्स आता। फिर उसी तरह से प्लस माइनस, उस केस में हम इसको I1 नाम दे देते हैं, इसको I2 नाम दे देते हैं ना। अब यहाँ पे I2 नाम हो जाता, तो यहाँ पे I1 की वजह से खुद का इंडक्शंस और इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस।
प्लस इसमें भी खुद का, इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस इसका खुद का होता, तो खुद का सपोज एक L2 होता, ये L1 तब नाम रख दिया जाता अगर 2 होते तो, इसका L2 होता और di1/dt, सॉरी di2 ही होता ये, सॉरी, मतलब सी यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएंगी, एक क्लियर बात कि ये इसके खुद की वजह से है और ये इसकी खुद की वजह से है, बट ये जो अभी मैंने लिखा ये इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से है और ये इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से है। अंडरस्टैंड दिस। सो दो टर्म्स मेरे आ जाते, एक तो सेल्फ वाला आता, लेट मी नोट रेड, एक तो ये सेल्फ वाला आता और ये म्यूचुअल वाला आता, और ये वाला इसका सेल्फ वाला है और ये इसका म्यूचुअल वाला है। तो एक्चुअली मैंने इसकी क्रोनोलॉजी को लिखा है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस आता है, यहाँ तो प्लस ही होता है, ये तो अपना खुद का तो प्लस में रहेगा, बट म्यूचुअल वाला प्लस माइनस में आता है। सो यहाँ पे एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, अगले स्लाइड में आपको बेटर एक्सप्लेन करूंगा कि दो आपस में अगर कनेक्टेड हो एक दूसरे के आसपास, ठीक है, तो कैसे इस एक दूसरे में म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे। विल सी हियर इट। यहाँ पे एग्जाम्पल बेटर आपको समझ आएगा कि एक कॉइल आपका यहाँ लगा हुआ है, दूसरा कॉइल यहाँ लगा हुआ है, और ये आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है। डोंट थिंक ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टर होता तो ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, सिर्फ ये फाई आपस में जो डेवलप होंगे उसको आपस में स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे दोनों बातें समझेंगे, एक तो क्लियर ऑलरेडी कि इसकी वजह से जो इसमें इंडक्शन होगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन की बात हम करेंगे, बट उससे पहले आपको सिंपल बातें बता दूँ कि इन दिस कॉइल क्या होने वाला है, एक ईएमएफ इसमें खुद का इंड्यूस होगा, जो भी ईएमएफ इसमें इंड्यूस होने वाले, ऑब्वियसली वोल्टेज है, मैंने सिंपली इसको ईएमएफ लिख रहा हूँ, तो वो क्या होगा, इसका खुद का जो इंडक्टेंस है उसकी वजह से L1 और खुद का I1 करंट फ्लो रहा है, यहाँ पे देखिए I1, तो यहाँ पे di1/dt, एज सिंपल एज दैट। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है इज इक्वल टू प्लस इसका I2, इसका L1 मैंने लिखा नहीं है, अच्छा L1 L2 लिखा है ऑलरेडी, तो इसका L1 है, इसका L2 है, तो इसका जो L2 है उसकी वजह से इसमें क्या डेवलप होगा, di2/dt, ठीक है, सिंपल। लेकिन चूंकि ये दोनों कॉइल में अपने अपने सोर्सेस हैं और दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं म्यूचुअली लिंक्ड है, एक फ्लक्स लिंकेज का एक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है, इसमें जो फ्लक्स सपोज फाई बनेगा तो इस यहाँ तक पहुंचेगा, इसमें बनेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, तो फ्लक्स लिंकेज का एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो फैराडे लॉ कहता है अब क्या होने वाला है कि इसका जो फ्लक्स है इसमें अगर लिंक हो जाए और इसका फ्लक्स इसमें लिंक हो जाए, और होगा, हमने ऐसा बना के रखा है इसके सिचुएशन को, तो ये फ्लक्स लिंकेज होगा, तो क्या होगा अब कि इसकी वजह से एक इसमें म्यूचुअली इंडक्शन होगा और इसकी वजह से इसमें एक म्यूचुअली इंडक्शन होगा, तो उसको प्लस या माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस होगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फाई। वो एक टर्म यहाँ पे जुड़ेगा और एक टर्म यहाँ पे जुड़ेगा, ऑब्वियसली वो टर्म m को इन्वॉल्व करने वाला है, जो m इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। मैं इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको थोड़ा और बेटर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे नहीं, इसको दोनों डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। एक m इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे जो कि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो अब मैं लिखने वाला हूँ ये टर्म्स की वैल्यू क्या होने वाली है, सी दिस, ऑब्वियसली दिस टर्म्स विल इन्वॉल्व m, यहाँ पे m आ गया। अब देखिए इसमें जो हो रहा है वो इस करंट की वजह से हो रहा है, इसलिए di2/dt हो जाएगा, और इसमें जो इन्वॉल्व होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके करंट की वजह से di1/dt हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ये वाला जो है वो सेल्फ वाला पार्ट है, सेल्फ वाला पार्ट है, लेकिन ये म्यूचुअल वाला पार्ट है। म्यूचुअल मतलब इस कॉइल की वजह से जो उसमें इंड्यूस हुआ ईएमएफ। तो ये तो यहाँ तक सिंपल था, लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस में भी काम कर सकता है, माइनस में भी काम कर सकता है, प्लस में भी काम कर सकता है, माइनस में भी काम कर सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन फाई दोनों का आपस में सेम डायरेक्शन में है या फाई दोनों का आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, वहां से समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले स्लाइड में बताया था डायरेक्शन का रोल इंपॉर्टेंट है, इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियरली। एनालिसिस करते समय डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसमें करंट इधर से आया, आगे जाके ये भी कॉइलिंग हुआ है, आगे जाके ये भी कॉइलिंग हुआ है, तो कॉइलिंग तो दोनों हुए, लेकिन कॉइलिंग का डायरेक्शन को ध्यान से देखिए। ये इसके ऊपर से रोल करते हुए फिर नीचे गया, फिर ऊपर से रोल करते नीचे आया, फिर ऊपर से रोल करते नीचे आया, ठीक है। तो इसको अगर मैं मार्क करूँ इंडिपेंडेंटली, इसके डायरेक्शन को मार्क करूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे क्लॉकवाइज का सेंस दे रहा है, ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का सेंस है, ये क्लॉकवाइज का। और इसको अगर मार्क करूँ तो ये वायर आया और
नीचे से होते हुए फिर ऊपर रोल हुआ है, फिर नीचे से होते ऊपर रोल हुआ है, फिर नीचे से, तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज का एक फील दे रहा है, ये मुझे कुछ एंटी क्लॉकवाइज का फीलिंग्स आ रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एनीवे ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोल हो रहे हैं, ठीक है। एक सपोज ऐसे ऐसे करके जा रहा है अगर, तो एक ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का इनका सर्कुलर जो डायरेक्शन पाथ है वो ऑपोजिट है, करंट के साथ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन का जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग का डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ऑब्वियसली फ्लक्स का डायरेक्शन एक अपवर्ड होगा तो एक डाउनवर्ड हो जाएगा अनडाउटेडली। अगर एक डायरेक्शन ऊपर होगा तो एक नीचे हो जाएगा, अंडरस्टैंड दिस। इसको ध्यान समझने की कोशिश करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे मेरा फाई डेवलपमेंट एज पर द लॉ ऑफ राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पे मेरा फाई का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा फाई 1, तो यहाँ पे मेरा जो फाई 2 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फाई 2 मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस के जो कॉइलिंग के डायरेक्शन है ऑपोजिट है, एक क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है। इवन इफ यू डोंट रियलाइज कि क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इतना तो जरूर रियलाइज कर पा रहे होंगे कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोलिंग किया मैंने। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर से चढ़ाते हुए मैं नीचे ले गया, फिर ऊपर से चढ़ाते हुए नीचे ले गया, फिर ऊपर से चढ़ाते हुए नीचे, फील करो इसको विजुलाइज करिए आप, इसको नीचे से रोल करते ऊपर लाया, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शंस देखने में एक डायरेक्शन होते हुए भी, करंट का डायरेक्शन लग रहा है ये भी इधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन यहाँ भी इधर जा रहा है, तो यहाँ पे तो सेम है, लेकिन आगे जाने के बाद ये जो कॉइलिंग वाला पार्ट है, कॉइलिंग वाला जो एरिया है, कॉइलिंग वाला जो अरेंजमेंट है, कॉइलिंग वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे डायरेक्शन इसके सर्कुलर डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए फाई के डायरेक्शंस मेरे ऑपोजिट हो जाते हैं, फाई के डायरेक्शंस मेरे ऑपोजिट हो जाते हैं। और इसीलिए इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। सो मैं इसको इरेज करके माइनस लिख देता हूँ, ये भी इरेज कर देता हूँ, बिकॉज यू अंडरस्टूड सो फार सो गुड। यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, माइनस, एक माइनस, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि दो कॉइल्स अगर मैग्नेटिक विसिनिटी में रखे हैं तो एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, एक खुद का तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही, खुद का तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही, साथ में म्यूचुअल दूसरे वाले करंट की वजह से एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा, और उसका डायरेक्शन इनके कॉइलिंग के डायरेक्शन से डिसाइड होता है, इनके कॉइलिंग के डायरेक्शन से डिसाइड होता है। अब आप पूछ सकते हो कि सर हमें क्या इस तरह का डायग्राम दिया रहेगा एग्जाम में जिसमें हमें कॉइल के डायरेक्शन को विजुअलाइज करना होगा, देखना होगा, क्लियरली विजुअल्स हमें नज़र आएंगे। लेकिन अगर मुझे सिंपली इस तरह से दे दिया कॉइल, इस तरह से कॉइल दे दिया, तो यहाँ पे कहाँ कुछ समझ में आ रहा है कि कॉइलिंग का डायरेक्शन क्या है। यहाँ तो हम देख के थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, बट यहाँ कॉइलिंग का डायरेक्शन को एक्सप्लिसिट नहीं किया गया। तो जब सर्किट डायग्राम, ये तो कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम जब आपको दिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कन्वेंशनल मेथड्स का यूज किया जाएगा जिससे डायरेक्शन को डिस्टिंग्विश किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एग्ज़ाम हॉल में आपसे वो एग्जामिनर जो है या जो क्वेश्चन मेकर है जो आपसे म्यूचुअल इंडक्शन को एनालाइज करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता। समटाइम्स सपोज एग्जांपल के लिए आपको एक सर्किट दिया हुआ है, सिंपल बहुत एलिमेंट्री सर्किट देते हैं, यहाँ पे वी वोल्टेज दिया हुआ, अब पूछे कि यहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ बताओ, तो सिंपली यहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसकी वैल्यू अगर एल होगी, इसमें करंट अगर आई जा रहा होगा, तो सिंपली जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सिंपली दिस विल बी सिंपली इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। उसी तरह अगर दो कॉइल कनेक्ट कर दे आपस में, यहाँ पे भी एक कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर एसी सोर्स दे दिया, इसकी वैल्यू L1 है, इसकी वैल्यू L2 है, ठीक है, और सेम करंट ऑब्वियसली फ्लो होगा इसमें I, तो इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो इसमें L1 है तो यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये होगा। तो यहाँ पे आपको कहीं म्यूचुअल, चूंकि दो इंडक्टेंस है यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो दो इंडक्टेंस था, दो इंडक्टर था, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का इवॉल्वमेंट होना चाहिए था, प्लस माइनस कुछ होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे एम का लिखा ही नहीं। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है डायग्रामेटिकली या एक्सप्लिसिटली, क्वेश्चन में मेंशन भी अगर नहीं करता है, डायग्राम में भी ऐसा कुछ शो नहीं करता है, तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को एनालाइज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, हमें नहीं पता चल रहा डायरेक्शन का, जब तक पता नहीं चलेगा हमें कॉइलिंग का डायरेक्शन को अगर इंडिकेट नहीं किया गया है, कॉइलिंग का डायरेक्शन आपको नहीं बताया जा रहा, तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी नहीं लिख सकते हो,
क्योंकि लिखोगे कैलकुलेशन तो कर लोगे लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे बताओगे, साइन कैसे बताओगे। इसलिए व्हाट आई वांट टू से हियर कि आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बात मेंशन रहेगा, डायग्राम में कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर रहेगा, और वो इंडिकेशन क्या है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। कौन सा वो इंडिकेशन दिया रहेगा जिससे आपको लग जाएगा कि मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस का या म्यूचुअल इंडक्शन का एनालिसिस करना है या नहीं करना है। तो देखिए ऐसे डायग्राम क्या होगा, इसी डायग्राम का एक कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करने वाला हूँ। ग्रीन कलर का एक कॉइल है तो ग्रीन कलर का एक इंडक्टर बनाऊंगा, एक रेड कलर का इंडक्टर बनाऊंगा, और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसका कॉइलिंग का डायरेक्शन। तो कॉइलिंग के डायरेक्शन को कैसे समझना दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ देखिए एक ग्रीन कलर से मैंने लिया एक कॉइल, ठीक है, लेट मी टेक दिस कलर, हाँ एक मैंने लिया यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉइल, ठीक है, और दूसरा लिया मैंने यहाँ पे रेड कलर का कॉइल। दोनों कॉइल एक दूसरे के आसपास रखे यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको देख के कोई नहीं कहेगा कि इसमें कॉइलिंग का डायरेक्शन क्या है, ऑल्दो मेरा यहाँ पे प्लस माइनस वी है और यहाँ पे इधर आई करंट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं प्लस माइनस वी और यहाँ पे भी मेरा आई करंट जा रहा है। तो यहाँ से तो ये लग रहा है कि आई करंट, आई इसमें इस डायरेक्शन में, आई इसमें भी सेम डायरेक्शन में, तो आई दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों में फाई यानी जो फ्लक्स बनेगा वो भी दोनों सेम डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ तक तो हम बोल सकते हैं हाँ मे भी सेम डायरेक्शन बने, लेकिन अब मैं एक एक्स्ट्रा कुछ बनाने जा रहा हूँ इस डायग्राम में, कुछ ऐड ऑन करने जा रहा हूँ जो एक्सप्लिसिटली ये इंप्लाई करता है कि वहाँ पे आपको करंट का जो कॉइलिंग का डायरेक्शन है, कॉइल में जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है वो आपको पता चलेगा उससे, और उसके वजह से फाई का डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा, उसके वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आप अच्छे से आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई विल टेक दिस कलर येलो कलर, यहाँ पे मैं एक डॉट ले लिया, ठीक है, ये एक सॉलिड डॉट रहेगा, डार्क सॉलिड डॉट रहेगा, और यहाँ पे ठीक है, और मतलब इंडक्टर, ये इंडक्टर है, जस्ट यहाँ पे ऐसे समझिए। बिफोर दैट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सपोज आपके पास ये कॉइल है और इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, एक और कॉइल ले लिया मैंने यहाँ पे और उसमें भी करंट आई को ऐसे फ्लो करा दिया। तो ऐसे तो लगता है अपेरेंटली कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, करंट दोनों एंट्री तो सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कॉइलिंग का जो डायरेक्शन है वो क्या सेम है, कॉइलिंग का डायरेक्शन सेम है। वो समझने के लिए अगर आपके पास इस तरह से कुछ सिंबल कर दिया जाए, यहाँ पे एक डॉट दे दे और उसी के इसी साइड में भी एक डॉट दे दे, तो ये इंडिकेट करता है कि दोनों के कॉइलिंग का जो डायरेक्शन वो सेम है, दोनों के कॉइलिंग का डायरेक्शन यहाँ पे सेम माना जाएगा, क्योंकि दोनों के एंट्री साइड में ही, दोनों के सेम साइड में ही ये डॉट बना हुआ है। तो यहाँ पे जो 5 इवॉल्व होगा, यहाँ पे जो 5 इवॉल्व होगा उसमें अगर इस डायरेक्शन में 5 इवॉल्व होगा तो उसमें भी इसी डायरेक्शन में 5 इवॉल्व होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा डायग्राम, इसमें अगर ऐसे बना दूं मैं, यहाँ पे एक कॉइल है, इसमें भी करंट एंट्री करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे ऐसे, और एक और कॉइल है, इसमें भी करंट ऐसे दिखाया गया है। बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस बार कि यहाँ पे इस साइड में तो मैं ये डॉट बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस साइड मैंने डॉट बना दिया, एग्जिट वाले साइड में डॉट बना दिया है, एंट्री वाले साइड में डॉट बनाया, एग्जिट वाले साइड में डॉट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉइलिंग का डायरेक्शन ऑपोजिट्स है, यहाँ की कॉइलिंग के डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग वाला जो पार्ट है वहाँ पे मेरा करंट ऑपोजिट, अगर इसमें क्लॉकवाइज होगा तो इसमें, सॉरी यहाँ पे इसमें दोनों क्लॉकवाइज थे, इसमें अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेट मी राइट दिस पॉइंट दैट इसमें अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइलिंग का है तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही है, बट यहाँ पे अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बस लिखने के लिए, बट आपको ऐसे समझना होगा कि ACW एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में थे इसलिए सेम डायरेक्शन फाई डेवलप हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसमें अगर फाई सपोज इस डायरेक्शन में फाई डेवलप हुआ होगा तो इसमें इस डायरेक्शन में फाई डेवलप हुआ। तो यहाँ पे जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस वो प्लस में रहेगा, बट यहाँ पे जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है वो माइनस में होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, मैंने दो अलग अलग एग्जांपल दिखाए, एक इस साइड और एक इस साइड। यहाँ पे ये जो डॉट है वही नया चीज़ था आपके लिए। यहाँ पे अगर ये डॉट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, एग्जाम में कहीं पे भी डायग्राम में दिया होता है, इसका मतलब आपको डायरेक्शन की बात कर रहा है, कॉइलिंग के डायरेक्शन इंडिकेट करना चाहता है। कॉइलिंग का डायरेक्शन इंडिकेट करके वो क्या बोलना चाहता है कि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को एनालाइज करो, ठीक है। तो ये कॉइलिंग का डायरेक्शन को तो यही चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा कि यहाँ पे कॉइलिंग का डायरेक्शन क्या थे, ये क्लॉकवाइज था
ये एंटी क्लॉकवाइज था, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट थे, या तो विजुअली नजर आ रहा था। तो इसको सर्किट, कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम में एक यहाँ डॉट दिखाऊंगा तो एक यहाँ पे डॉट दिखाऊंगा मैं। अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा, एक एंट्री साइड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जिट साइड में दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये करंट का डायरेक्शन जो सेम होते हुए भी कॉइल वाले एरिया में अगर ये क्लॉकवाइज कॉइलिंग कर रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा। तो अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, ठीक है। जस्ट ये विजुअलाइजेशन मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगे कि ये डॉट का क्या मतलब है। इस तरह से डॉट एग्जाम में आपके दिए रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसमें अगर इसका L1 है, इसका अगर L2 है, तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो होगा बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ की वजह से होगा L1, और इस करंट को I1 मान लेते हैं, इस करंट को I2 ऑब्वियसली। तो ये होगा dI1 डिवाइडेड बाई dt, सेल्फ वाला पार्ट हो गया, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगा dI2 डिवाइडेड बाई dt। नाउ ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। इसमें जो फाई है और इसमें जो फाई है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये अपवर्ड है अगर तो ये डाउनवर्ड है, ये इसमें हो गया। और इसमें क्या होगा, EMF जो इंड्यूस होगा ओवरऑल दैट विल बी L2 dI2 डिवाइडेड बाई dt माइनस M dI1 डिवाइडेड बाई dt। तो ये हो गया डायरेक्शंस की बातें। डॉट वाला जो इसको कहा जाता है डॉट कन्वेंशन, यानी ये कन्वेंशन दिखा के एक डायग्रामेटिकली आपको बताना चाहता है कि कॉइलिंग का डायरेक्शन क्या है। यहाँ से आपको बेटर समझ आ गया होगा कि सेम पोजीशन पे है तो सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट पोजीशन में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिंपल। यहाँ समझने के बाद अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कुछ सीरीज में इस तरह से कनेक्शन रहेगा आपके इंडक्टर का और सेम डायरेक्शन में दिखाया जाएगा। कभी सीरीज में कनेक्ट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में डॉट दिया रहेगा, ठीक है। उसी तरह कभी मान लो दो इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और दोनों में सेम डायरेक्शन में दिखाया जाएगा डॉट कन्वेंशन को, और कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाया जाएगा। इस तरह से सीरीज एडिंग डायरेक्शन, सीरीज ऑपोजिंग डायरेक्शन, पैरेलल एडिंग डायरेक्शन, पैरेलल ऑपोजिंग डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया ऑपोजिंग डायरेक्शन। ये दो कॉइल लिया मैंने, इसे कनेक्ट किया, इसके ये साइड में और इसके इस साइड में लगा दिया, तो ये ऑपोजिंग डायरेक्शन है। इसका कैसे हम एनालिसिस करेंगे पूरा EMF का, या पूरा जो सर्किट KVL लगाएंगे KVL, तो क्या इक्वेशन बनेगा, उसकी वजह से हमें ओवरऑल जो इंडक्टेंस वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी। आपने देखा होगा L1 प्लस L2 सीरीज में ऐड हो जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, 2M आ जाता है। ये कैसे आता है ये देखेंगे हम, और इसमें भी कुछ उस तरह के एक्सप्रेशंस बनते हैं। विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास।